हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में या टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज की इस चर्चा का जो हमारे विषय रहने वाला है उसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। ठीक है। ये जो दल बदल कानून क्या है, ये आज के समय में फिर से एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। आज की इस चर्चा के अंदर हम एंटी डिफेक्शन लॉ और एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ जो 1992 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो माइलस्टोन वर्डिक्ट जो आया था कियोतो होलोवन केस, जो कि एक राजनेता से संबंधित था, जो इनका संबंध नागालैंड से था, और 2020 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो माननीय हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के जो स्पीकर माननीय कुलदीप सिंह पठानिया के द्वारा कांग्रेस पार्टी के जो 6 माननीय विधायकों को क्या है, वह विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आखिर ऐसी किस शक्ति के तहत माननीय स्पीकर के द्वारा, जिनका नाम कुलदीप पठानिया जी है, उन्होंने किस शक्ति के द्वारा क्या है 6 विधायकों की जो सदस्यता है विधानसभा से भंग कर दी है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान समय के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व के अंदर चल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इसके साथ ही हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव होना था। और यदि हम 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते, इस चुनावों के जो नतीजे में से कांग्रेस पार्टी के पास 40 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें थी, और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास 3 सीटें थी। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 68 है। और किसी भी पार्टी को जो सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर है, स्पष्ट बहुमत के लिए 35 सीटों का जरूरी है। मतलब यदि किसी भी पार्टी को 35 विधायक हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको हो, तो वह आसानी से सरकार बना सकता है स्पष्ट बहुमत से। परंतु यहाँ पे जो एक नया पेच राज्यसभा के चुनाव के अंदर हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी इतने स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी उनके जो राज्यसभा का उम्मीदवार था वो चुनाव हार जाता, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास कुल 25 उम्मीदवार थे, उनका जो उम्मीदवार है जिनका नाम हर्ष महाजन जी थे, वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ये अपने आप एक दिलचस्प है, और भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार क्यों हुआ है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से हम इस आंकड़े को रिव्यू करें। हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, 25 विधायक है बीजेपी पार्टी से, और 3 विधायक है निर्दलीय से। इनमें से जो कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक थे, उन्होंने क्या है, वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हर्षवर्धन चौहान है उनके पक्ष के अंदर मत किया, और जो 3 निर्दलीय विधायक थे उनके पक्ष के अंदर मत किया। तो इस तरह से दोनों पार्टी के जो उम्मीदवारों के पास से जो वोटों की जो संख्या थी, मतदान की संख्या बन गई 34-34। और फिर जब ये बराबर की स्थिति में दोनों उम्मीदवार रहे, कांग्रेस का उम्मीदवार भी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी, राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा था, राज्यसभा का जो चुनाव अपने आप में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती, बल्कि लोगों ने अपनी भागीदारी के माध्यम से जिन माननीयों का चुनाव किया है, उन माननीयों के चुनाव से क्या है, उन राज्यसभा के जो सदस्य है, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसका चुनाव कर लिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के जो 6 बागी विधायक थे, उनमें से एक तो सुधीर शर्मा जी थे जो धर्मशाला से है, एक रवि ठाकुर जो लाहौल स्पीति से है, राजेंद्र राणा जो वर्तमान समय में सुजानपुर सीट से विजय हुए थे, और इंदर दत्त लखनपाल जो बड़सर सीट से हुए थे, और चैतन्य शर्मा जी गंगरेट सीट से हुए थे, और छठे जो विधायक थे देवेंद्र सिंह भुट्टो जो कि कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से चुन के विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। और इन 6 जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, भाजपा के पक्ष के अंदर मत दिया, और उसके अगले ही दिन क्या, हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का जो बजट था वह भी पास होने वाला था। इसलिए अपने आप में एक दिलचस्प है। और जब 34-34 का जब आंकड़ा बना दोनों उम्मीदवार का क्या है, उसके बाद जो जीतने का जो निर्णय है वो टॉस पे किया गया है। इसलिए क्या है, एक
इतिहास के अंदर जो ये घटना है ये दर्ज अपने आप में होनी जारी है, क्योंकि पहली बार शायद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी राज्यसभा के जो उम्मीदवार का जो निर्णय है, जीतने का जो निर्णय हुआ कि टॉस के आधार पर हमें करना पड़ा। और अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का जो बजट है वह भी पास होना था, और कांग्रेस पार्टी के जो एक विधायक है, और वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस पार्टी से आज सरकार के अंदर क्या है उद्योग मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं हर्षवर्धन चौहान जी, जिनको की क्या है पार्टी को व्हिप जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्होंने क्या है पार्टी के सभी विधायकों को क्या व्हिप जारी कर दिया, दिशा निर्देश जारी कर दिया। व्हिप का मतलब होता है कि राजनीतिक दल अपने विधायकों में से किसी एक विधायक को ये जिम्मेवारी देती है कि उसने समय समय पर क्या है अपने विधायकों को पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश देना है, उसको व्हिप कहते हैं। यदि पार्टी का कोई भी विधायक उसके जिस व्यक्ति या जिस विधायक को क्या है व्हिप जारी करने के लिए क्या है घोषित किया गया, उसको अधिकारी किया गया, उसके व्हिप का उल्लंघन करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो एंटी डिफेक्शन उसने क्या दल बदल क्या है अभी अब समझने वाले हम, ठीक है। तो उसने क्या है माननीय स्पीकर जो के सामने क्या है इसकी जो पेटिशन है एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या व्हिप की जारी कर दी, और ये जो माननीय सदस्य थे इन्होंने पार्टी के क्या व्हिप का उल्लंघन कर दिया। इसके साथ माननीय जो विधायक और हिमाचल सरकार के अंदर मंत्री के रूप में उद्योग मंत्री के रूप में काम कर रहे हर्षवर्धन चौहान ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी क्या है माननीय स्पीकर के सामने अपनी पिटीशन दायर कर दी, और माननीय स्पीकर के द्वारा क्या है दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद क्या है अपना जो वर्डिक्ट है वह डिसीजन दे दिया है। और उन्होंने ये पाया कि 6 विधायकों से संबंधित जो एंटी डिफेक्शन का जो मामला था वह क्या है एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस है उसको अट्रैक्ट कर रहा था, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या माननीय स्पीकर के द्वारा इन 6 के 6 विधायकों के जो सदस्यता विधानसभा की हुआ है इमीडिएटली इफेक्ट से क्या है रद्द घोषित कर दिए। ये क्या है इस कारण जो ये जो विषय है अपने आप में एंटी डिफेक्शन का लॉ बन गया है। और आज हम एंटी डिफेक्शन या दल बदल के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, और दल बदल के साथ जो हमने पहले कहा था कि कियोतो होलोन केस और 2020 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो मणिपुर के संबंध में एक निर्णय उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे चर्चा का जो विषय किसी पार्टी के पक्ष के अंदर या किसी पार्टी के विपक्ष के अंदर नहीं बोलना है। हमारा मकसद चर्चा का ये रहता कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अपने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक क्या एक सटीक जानकारी पहुँचे, इसलिए हमारे चर्चा का ये विषय रहता है। और आपका कोई भी एग्जाम्स हो इंटरव्यू के अंदर हो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। दरअसल जो दल बदल का जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ ये संविधान की 10वीं अनुसूची में है, और 10वीं अनुसूची क्या है 1985 के अंदर क्या राजीव गांधी की सरकार के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ी गई थी, और इसके लिए संविधान के अंदर 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में किया गया था। इसके साथ साथ एक तकनीकी बात हमने यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि कोई भी जो संविधान के अंदर लिखा होता है उसको हम क्या है अधिनियम नहीं कहते, बल्कि अधिनियम किसको कहते हैं हम संसद के द्वारा पारित क्या है सम्मत विधि को हम अधिनियम कहते हैं, परंतु दल बदल अधिनियम इसका अपने आप में है यहाँ पे एक लोकप्रिय नाम है, ठीक है। और दल बदल अधिनियम या एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का क्या कारण रहा, इसका उद्देश्य ये रहा कि यदि एक जो सदस्य यदि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो चुनाव जीत रहा है और चुनाव जीतने के बाद क्या है वो किसी दूसरे पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है, तो इससे एक तो जो सरकार है वह भी अस्थिर हो जाती है। ये ना केवल जो भारत का जो लोकतंत्र है भारत के लोकतंत्र के लिए क्या है और निर्वाचन के लिए भी क्या है एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। क्योंकि जो दल बदल की जो परंपरा है इससे ना केवल जो जनता के शासन के अंदर जो विश्वास है वो कम होता है, बल्कि जो लोकतंत्र की इथिक्स है जो लोकतंत्र की जो नैतिकता है वह भी उसके लिए भी क्या है बहुत बड़ा घातक क्या चिन्ह रहता है, ठीक है। इससे क्या सरकारें अस्थायी होती है, और जब सरकारें अस्थायी होती है उससे क्या है फिर से चुनाव करवाने होते हैं, और चुनाव का जो बहुत बड़ा जो बोझ है वो जनता के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि जो पैसा वो जनता के टैक्स का है। यदि जनता के टैक्स का जो पैसा बार बार इलेक्शन के ऊपर खर्च किया जाएगा तो ऐसे बहुत से विषय जो कि डेवलपमेंट के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जा सकता है वो फिर से इलेक्शन के ऊपर खर्च होगा, तो कि अपने आप में की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न
हो जाती है। ठीक है, अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का या दल बदल लाने का जो मकसद रहा, ये हरियाणा के अंदर पहली बार ये मामला आया, जहाँ पे हरियाणा के अंदर क्या जो एक विधायक है जिनका नाम गया राम था, उन्होंने एक ही दिन के अंदर क्या उन्होंने 5 पार्टी चेंज कर दी। एक ही दिन के अंदर क्या उन्होंने 5 राजनीतिक पार्टियां चेंज की। इसलिए इसका एक लोकप्रिय नाम दूसरा बन गया, आया राम गया राम। ठीक है, कि एक पार्टी से आया और दूसरे पार्टी के अंदर गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक लोकप्रिय इसका नाम बना। और आज की इस चर्चा के अंदर क्या है, आया राम गया राम एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को क्या समझने की कोशिश करेगी। इसमें साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के जो जिन भी 6 बागी विधायकों ने अपने पार्टी का उल्लंघन किया है, मुझे इसके ऊपर नहीं कहना, परंतु ये बात सच है कि ये हिमाचल की संस्कृति का एक हिस्सा नहीं था। जैसे जो ये इन 6 विधायकों के द्वारा ये किया गया, ये हिमाचल की संस्कृति के लिए अपने आप एक शर्मनाक घटना जरूर है। अब जो एंटी डिफेक्शन का जो मामला है, दल बदल का जो मामला है, ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, ये निर्वाचित संसदों या निर्वाचित विधायकों से संबंधित है। और ये क्या है, सिर्फ निर्वाचित संसद के सदस्यों और निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के ऊपर ही लागू होता है, ना कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के ऊपर। नेक्स्ट बात, ये जो कानून है, ये जो संसद के जो सदस्यों पर क्या है लागू होता है, और जो संसद के जो सदस्य होते हैं, चाहे संसद के हो चाहे विधानसभा के हो, वे 3 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो पार्टी के सदस्य होते हैं, ऐसे विधायक या ऐसे संसद जो अपनी पार्टी से चुन के आते हैं। एक दूसरे वो जो निर्दलीय है, मतलब किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं मनोनीत, जिनका जो मनोनयन है ये भी किसी ना किसी पार्टी के द्वारा किया जाता है। इन तीनों सदस्यों के ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल जो कानून है वो लागू होता है। अब जो ये दल बदल का जो कानून है ये कैसे लागू होगा, ये इसका जो बहुत बड़ा कारण ये है, यदि आपका जो माननीय जो सदस्य है वो चाहे संसद का या विधानसभा का है, अपने पार्टी के विप को नहीं मानता है या पार्टी के निर्देश को नहीं मानता है, तो अपने आप में जो ये मामला है वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल का कानून बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो उम्मीदवार है जो पार्टी से चुनाव चिन्ह से जीत के आता है, उसको अपने पार्टी के निर्देश को मानना ही मानना होता है। ठीक है, मतलब एक जो विधायक होता है, विधायक क्या है, सिर्फ सदन के अंदर वही काम कर सकता है जो कि उसके पार्टी का जो बॉस है वो उसे कहे। मतलब यदि पार्टी का बॉस कहता है आपने वहाँ पे उपस्थित होना है, उसको उपस्थित होना है, कहाँ पे मतदान करना है, कहाँ पे मतदान नहीं करना है, ये जो निर्देश है पार्टी के किसी एक उम्मीदवार के द्वारा ही या विधायक के द्वारा ही दिया जाता है या संसद के द्वारा दिया जाता है, और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यदि उसका उल्लंघन उसने किया, उसके विप का उल्लंघन किया, तो इसका मतलब है उसने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया, और पार्टी के नियमों का उल्लंघन के बाद क्या है, उसकी जो सदस्यता है माननीय सदस्य की वो क्या है, खत्म हो जाएगी। वो एंटी डिफेक्शन का जो मामला है अपने आप स्वाभाविक रूप से बन जाता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में ये बात याद रखनी है कि जो निर्वाचित जो सदस्य जो उसकी जो सदस्यता है वो दोहरी है। एक तो वह पार्टी का सदस्य है जिस पार्टी से वो चुनाव जीत के आ रहा है, और दूसरी जो उसकी सदस्य है वो माननीय सदन की सदस्यता है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो। यदि पार्टी की तरफ से उसको विप जारी किया गया तो ऐसे, और वह विप का उल्लंघन करे, विप का आज्ञा का पालन नहीं करे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो उस सदस्य की जो सदस्यता है वह पार्टी के द्वारा खत्म कर दी जाएगी, और जब जैसे पार्टी के द्वारा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी उसके बाद उसकी जो सदस्यता है संसद या विधानसभा से भी अपने आप क्या खत्म हो जाती है। ठीक है, इस पे एक बात हमने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो इस तरह का जो विप है, जो नियम है, ये सदन के अंदर लागू होता ना कि सदन के बाहर। यदि सदन के बाहर कोई माननीय सदस्य अपने पार्टी के विरोध के अंदर कोई बयान देता है तो वह एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आता है। हाँ, यदि कोई जो माननीय सदस्य है सदन के अंदर, संसद के अंदर या राज्य के विधानसभा के अंदर अपने पार्टी के खिलाफ कोई काम करता है जिसके संबंध में उसको विप जारी हुआ है, तो वो जो मामला है अपने आप एंटी डिफेक्शन लॉ का बनता है, दल बदल का कानून का बनता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात इसके अंदर हमने याद रखनी है कि जो संसद है और जो विधायक है, मतलब अपनी मर्जी से क्या है, यदि दल की सदस्यता को त्यागता है,
अपनी मर्जी से दल की सदस्यता को त्यागता है तो उसे क्या है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है उसको ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है, जो कानून है वो क्या है, अपनी मर्जी से मतलब त्याग देता है तो भी क्या है, ऐसी परिस्थिति में भी क्या है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत माना जाएगा। मतलब यदि जो विधायक या जो संसद है अपनी मर्जी से अपने पार्टी की, जिस पार्टी से वो चुनाव जीत के आया उसकी सदस्यता त्याग देता, फिर भी वो है एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला बन जाता है। अगली जो बात है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि जो माननीय सदस्य, किसी सदन का सदस्य, संसद का या राज्य की विधानसभा का, वह भी किसी पार्टी की जो सदस्यता वो स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि वह किसी पार्टी की जो सदस्यता वो स्वीकार करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, लागू हो जाता है। यहाँ बात हमने ये ध्यान रखनी है, जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है वह मंत्री बन सकता है, वह सरकार को समर्थन जरूर दे सकता है, परंतु वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं बनता। परंतु यदि सरकार के अंदर वह मंत्री के रूप में काम कर रहा है या उसने सरकार को अपना समर्थन दिया तो एंटी डिफेक्शन का लॉ के अंदर नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ तो तब काम करेगा यदि वह किसी पार्टी की जो सदस्यता है उसको स्वीकार या सदस्यता ले लेता है। तीसरे तरह के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत सदस्य कहते हैं। मनोनीत सदस्य के लिए जो ये समय सीमा ये 6 महीने है। यदि जो मनोनीत सदस्य मतलब मनोनीत होने के बाद या संसद के अंदर, राज्य की विधानसभा के अंदर, हालांकि इनका जो मनोनयन है वह भी किसी पार्टी के द्वारा ही किया जाता है, परंतु फिर भी यदि जो मनोनीत जो सदस्य है 6 महीने के अंदर अंदर यदि वह किसी राजनीतिक पार्टी की जो सदस्यता है उसको धारण कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन सदस्यों के ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा। परंतु यदि जो मनोनीत जो सदस्य है 6 महीने तक किसी भी पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं करते हैं और अगले 6 महीने के बाद वे किसी पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मनोनीत सदस्यों के ऊपर भी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, प्रभावी होगा। मतलब ये मान लिया जाएगा कि 6 महीने के बाद जिस भी राजनीतिक दल ने उस व्यक्ति को मनोनीत किया है वो उसी पार्टी का ही सदस्य है। यदि वो 6 महीने के बाद ऐसी कार्यवाही करता है, किसी पार्टी का सदस्य बनता है, तो उसके बाद क्या है, उसकी जो सदस्यता वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मानी जाएगी। ठीक है। परंतु इसके साथ साथ जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल जो कानून है, इसके कुछ अपवाद है, इसके कुछ एक्सेप्शनल है। दल बदल कानून के संबंध में एक तो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, संसद का है, विधानमंडल का है, कोई दिक्कत नहीं, उनको क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ से ऊपर रखा गया, क्योंकि स्पीकर के मामले में और डिप्टी स्पीकर के मामले में ये माना गया है कि ये क्या है, पार्टी के गाइडलाइन से ऊपर है, इनका जो व्यवहार है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यदि कभी टाई अप हो जाता है, मतलब बराबर मतदान होता है, यदि उसके बाद स्पीकर अपने कास्टिंग वोट हुए करता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट, विलय या मार्जर। यदि किसी एक राजनीतिक दल के 2/3 विधायक क्या है किसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं या वे अपना नया ही राजनीतिक दल बना लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी एंटी डिफेक्शन लॉ प्रभावी नहीं होगा। मतलब यदि किसी संसद के अंदर राज्य के विधानमंडल के अंदर 6 सदस्य चुने हुए हैं, यदि 2/3 उनमें से 4 बनते हैं, यदि 4 वे किसी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, फिर भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। यदि वे 4 जो विधायक अपना अलग से राजनीतिक दल बनाना चाहे, फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट बात हमने ये रखनी है, यदि किसी उम्मीदवार को दल से निष्कासित किया जाएगा तो ठीक है, ऐसी परिस्थिति में भी क्या है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा। यहाँ हमने ये भी बात ध्यान रखनी जरूरी है, यदि वह पार्टी की सदस्यता खुद छोड़ता है तो क्या है, ये क्या है, पार्टी विरोधी मतलब एंटी डिफेक्शन के अंदर लाया जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन हो गया, इसके संबंध में निर्णय कौन करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ की जो पेटिशन है, जो जैसे हिमाचल के हिस्से को मैंने टच करने की कोशिश की, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य को आपके सामने रखा, इसका जो निर्णय वो स्पीकर के द्वारा दिया जाता है, इस संसद का हो या राज्य के विधानमंडल का हो, उसके द्वारा ही इसका निर्णय दिया जाता है और इसका जो निर्णय है वो भी क्या है, अंतिम होता है, मतलब अंतिम अधिकार उसका रहता है। इसके बाद तो होलोवन जो केस है वो अंडर
जुडिशियल स्क्रूटनी का भी ये मामला रहता है। इसके अंदर जो स्पीकर की जो भूमिका रहती है कि न्यायाधीश के रूप में रहते हैं, ये कियोतो होलोन केस के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कियोतो होलोन केस आ जाता है। जो स्पीकर के द्वारा जब निर्णय किया जाता है तो एक न्यायाधीश के रूप में वह काम करता है। और कियोतो होलोन वाद ने भी क्या, दल बदल का जो कानून है उसको क्या है, देश के अंदर चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है, जैसे एक पॉइंट तो इसमें हमने कियोतो होलोवान के अंदर, या आलोचक ये कहते हैं कि दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में क्या है कि जैसे संविधान के अंदर जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 52वें संवैधानिक संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ी गई, जिसके अंदर क्या जो दल बदल जो कानून है, इसमें क्या है, दल की पॉलिटिकल पार्टी की जो पोजीशन है उसको क्या बहुत अधिक मजबूत कर दिया। क्योंकि एक जो पार्टी का जो सदस्य चुन के आएगा संसद के अंदर या राज्य की विधानसभा के अंदर क्या है, उसे अपने पार्टी के निर्देश को मानना ही मानना होगा। यदि वह नहीं मानेगा तो वह एंटी डिफेक्शन का लॉ हो जाएगा। मतलब जो उसका पार्टी का जो बॉस है वह क्या है, सुप्रीम है। और जो माननीय सदस्य है, मतलब आपका संसद का विधानसभा का है, उसकी अपनी जो स्वतंत्रता है वह क्या है भी या नहीं, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि उसने बॉस की हाँ में हाँ बोलनी है और बॉस की ना में उसने ना बोलनी है। अब आलोचकों ने यहाँ पे ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि जो संविधान के अंदर तो क्या है, आप चाहे अनुच्छेद 105 की बात हो या अनुच्छेद 194 की बात हो, यहाँ पे जो अनुच्छेद 105 है वह संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। और अनुच्छेद 194 जो संविधान के अंदर लिखा गया वह राज्य के विधायकों को क्या है, विशेषाधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद मतलब जो 105 और 194 के तहत संसदों को और विधायकों को क्या है, मतलब विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर जो भी वे बात कहते हैं, वो अब जो भी वे कार्य करते हैं, हालांकि यदि उनके ऊपर बोलने के ऊपर उनके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है और ना ही वह क्या है न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ उन्होंने सिर्फ एक बात ही ध्यान ये रखनी है कि माननीय सदस्यों ने सदन के अंदर क्या, सदन की गरिमा का ध्यान रखना है और न्यायाधीशों के आचरण के ऊपर किसी भी तरह की वो बात नहीं कर सकते। बाकी तरह की उन्हें कोई भी बात क्या है वो क्या जनता की कर सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ है, किसी भी तरह का मतदान कर सकते हैं। इसके लिए वो न्यायपालिका के समक्ष भी उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्या है, ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है, आर्टिकल 19 के तहत जो भी सभी तरह के जो अधिकार आम नागरिकों को प्राप्त है, वह सारे जो अधिकार है वह माननीय सदस्यों को, संसद का हो या राज्य की विधानसभा को, उन्हें भी क्या है, वह सारी जो आज़ादी है वह मिली गई है। परंतु अनुच्छेद 19 के तहत जो आज़ादी है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस या बहुत सारी पाबंदियां भी है। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 105 और 194 की हमने बात की, जो सदस्यों को क्या, माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार देता है, इसमें यह माना गया कि जो माननीय सदस्य आम नागरिकों का क्या प्रतिनिधि है, इसलिए क्या उनको खुल के बात करने की क्या है, उनको आज़ादी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो बात है बड़े बेबाक तरीके से वो रख सके। ठीक है, ये क्या है, और इस तरह की जो बात को है, जो उनका बात करने की उनकी जो आज़ादी है वह तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनसे छीनी जा रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर तो क्या है, जो दल की जो पोजीशन है, जो पार्टी की जो पोजीशन है वह क्या है, सर्वोच्च है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति को या सरकार का पक्ष कर सकते हैं आप, सरकार का सहमत हो सकते हैं, सरकार से असहमत हो सकते हैं, सरकार की इसके अंदर क्या है, लोकतंत्र का क्या है, वास्तव के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या है हमें कि एक जो पार्टी के निर्देश है, जब हम उसको ही सर्वोच्च मानेंगे तो ये तो अपने आप में लोकतंत्र का भी क्या है, सत्यानाश कर देगा। ये आलोचकों का मानना रहा है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 19 के ऊपर भी क्या है, एक तरफ से हमला है। ठीक है, और अब बात यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ तो इसलिए लाया गया था कि ताकि जो सरकार का जो कार्यकाल वो स्थिर बनाया जा सके। यहाँ पे जो मामला है इस बात में फंस गया क्या, सरकार का स्थिर कार्यकाल महत्वपूर्ण है या संविधान महत्वपूर्ण है। क्योंकि संविधान अनुच्छेद 105 की बात हो, अनुच्छेद 194 की बात हो, उसमें दिन को विशेषाधिकार दिया गया है। दूसरी बात इसमें ये बात आई कि जो दल बदल है, दल बदल क्या है, जो स्पीकर का जो निर्णय है वो क्या है, सर्वोच्च
होगा। और हम ये जानते हैं जो स्पीकर है, चाहे संसद का है चाहे राज्य की विधानसभा का है, वह भी किसी ना किसी पार्टी से संबंध रखता है, इसलिए हम उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष की जो उम्मीद है वो कैसे कर सकते हैं। और जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची ने क्या है, स्पीकर को क्या है, विशेष अधिकार दे दिया है। और ऐसा ही नहीं कि जो 10वीं अनुसूची ने स्पीकर को विशेष अधिकार दिया गया है, संविधान के अंदर ऐसे अन्य भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि स्पीकर को क्या है, अन्य माननीय सदस्यों की अपेक्षा क्या है, अधिक अधिकार देता है। अधिकार अनुच्छेद एक 122 की बात हो या अनुच्छेद 212 की बात हो, अनुच्छेद 122 तो संसद के स्पीकर को विशेष अधिकार देता है, और अनुच्छेद 212 क्या है, राज्य के विधानसभा के स्पीकर को विशेष अधिकार देता है। इसके अंदर जो दोनों के जो प्रोविजन है बिल्कुल सेम है, अनुच्छेद 122 के भी और अनुच्छेद 212 के भी। अनुच्छेद 122 और 212 के तहत जो क्या है, जो स्पीकर है, चाहे संसद का है, राज्य की विधानसभा का है, राज्य के मतलब विधानसभा के या संसद के जो नियम या उसके संचालन का जो निर्देश उसने करने हैं, उसके लिए क्या हुआ है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। और ये जो काम है, ये इस नियम के संचालन के लिए क्या है, माननीय न्यायालय भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही ये जो प्रक्रिया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के या माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या है, इसको आज़ाद रखा गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर सेपरेशंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लागू है। और सेपरेशंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के कार्यों के अंदर क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु बैलेंस ऑफ पावर भी हमारे देश के अंदर, ये कॉन्सेप्ट भी सेपरेशन ऑफ पावर के साथ हमारे देश के अंदर बैलेंस ऑफ पावर भी करता है। मतलब कुछ एक मात्रा के अंदर क्या जो चेक सुप्रीम जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के ऊपर भी रख सकती है और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी रख सकती है। लेजिस्लेचर का भी ऐसे वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी रखती है और जुडिशरी के ऊपर रखता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ 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 हमारे देश के अंदर चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में काम करता है। अब यहाँ पे फिर से ये सवाल खड़ा हो गया, यदि अनुच्छेद 122 और 212 को क्या है, सर्वोच्च माना जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से इसके अंदर क्या है, हस्तक्षेप करेगा। अब यहाँ पे ये जो सवाल उत्पन्न हो गया है, यदि जो स्पीकर है सदन के अंदर अपनी मनमर्जी से काम करता है या संविधान के खिलाफ काम करता है, तो क्या फिर भी न्यायपालिका यहाँ पे इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इन सभी बातों का जो जवाब है ये हमें मिलता है 1992 के अंदर कियोतो होलोन केस के अंदर। और कियोतो होलोन केस के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया वो है अपने आप में माइलस्टोन वर्डिक्ट आया, इसलिए हम इसको क्या बहुत ही जो कियोतो होलोन केस है इसका जो डिसीजन से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अब इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो कियोतो होलोन केस, ये नागालैंड के अपने एक राजनेता थे जो मैंने शुरू में भी कहा था, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि स्पीकर के पास जो दल बदल का जो कानून के संबंध में जो विशेषाधिकार है वह क्या है, जो वह एंटी डिफेक्शंस लॉ के संबंध में अपना निर्णय दे सकता है। और जब तक स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन लॉ की जो पिटीशंस है वह दायर है और स्पीकर के द्वारा अपना वर्डिक्ट नहीं दिया जाता, निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक न्यायपालिका इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक नेक्स्ट, यहाँ पे अब जो विवाद का जो विषय था, डिस्प्यूट ये रहा कि जो स्पीकर है वह तो जो अपना निर्णय है दल बदल का जो संबंध में जो 10वीं अनुसूची में है, स्पीकर अपना निर्णय कितने समय सीमा के अंदर देगा, 6 महीने में देगा, 2 साल में देगा या 5 साल में देगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर तो अपना निर्णय 5 साल तक ही न दे और 5 साल तक सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे ये भी कहा कि जब तक एंटी डिफेक्शन लॉ की जो पिटीशंस है वो स्पीकर के पास है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी डिफेक्शंस के लॉ के संबंध में जो अंतिम निर्णय है वो स्पीकर के पास है। इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण जो अधिकार है ये स्पीकर के पास रहता है, ये क्या है न्यायपालिका ने कहा। परंतु साथ में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कह दी कि जो स्पीकर जब अपना जो निर्णय एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर देता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, वो क्या है, एक न्यायाधीश के रूप में काम करता है। और जब भी
न्यायाधीश कोई अपना वर्डिक्ट देगा, ऐसा जो निर्णय है उसका जो अवलोकन है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। इसलिए ये अपने आप में क्या है, माइलस्टोन जजमेंट है। मतलब यदि स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में अपना वर्डिक्ट, अपना निर्णय वो दे रहा है, वो दे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। आर्टिकल 13 मतलब कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकते जो आपके फंडामेंटल राइट्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, उसका जुडिशियल रिव्यू करने का जो अधिकार क्या है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास रहेगा। इसलिए अपने आप में जो ये कीहोतो होलोन केस है अपने आप में लैंडमार्क वर्डिक्ट है। मतलब इसके बाद यदि स्पीकर किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित कर सकता है तो उसके जो चैलेंज है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है। इसका जुडिशियल रिव्यू अंडर जुडिशियल जो स्क्रूटनी इसकी जरूर होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि ये भी कहा जो अनुच्छेद 22 का जो फिर से यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 122 के तहत और अनुच्छेद 212 के तहत के जो स्पीकर को जो शक्ति देगी संसद के संचालन के लिए क्या है, वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से टीका टिप्पणी कर दी। वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या कीहोतो होलोन केस के अंदर ये महत्वपूर्ण फैसला फिर से आया कि जो स्पीकर उसके दो तरह के कार्य है। एक तो उसका क्या है, प्रक्रियात्मक है, मतलब कार्य के जो संचालन के संबंध में क्या है उसके पास अंतिम शक्ति है, न्यायपालिका इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरी जो स्पीकर का जो काम है वह अर्ध न्यायिक, मतलब जब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में अपना वर्डिक्ट देता, अपना निर्णय देता है, ऐसी परिस्थिति में वह अर्ध न्यायिक के रूप में काम करता है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो उसका विशेषाधिकार है अनुच्छेद 122 या 212 के तहत नहीं आता, बल्कि अपने आप एक जुडिशियल रिव्यू का, ये अपने आप एक न्यायाधीश का काम कर रहा है। इसलिए स्पीकर के द्वारा जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में कोई वर्डिक्ट दिया जाएगा तो इसके जो अंतिम जो जांच पड़ताल है वह माननीय न्यायपालिका के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, इसका क्या पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है वह किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो माइलस्टोन जो वर्डिक्ट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में ये भी कह दिया जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कि तो होलोन केस के अंदर क्या है, ये अपने आप में संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है, 1973 के अंदर 1973 के अंदर जो केशवानंद भारती के मामले के अंदर क्या है, पहली बार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। मतलब सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं कर सकती जो संविधान के खिलाफ हो। सरकार एक कानून बना सकती है, परंतु जो सरकार वो ना तो कानून को दोबारा लिख सकती है और ना ही कोई ऐसा काम कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हो। नेक्स्ट बात, दल बदल जो अधिनियम है, ये जो संसदों के जो विशेषाधिकार है, ये अनुच्छेद 105 की बात हो या अनुच्छेद 194 की बात हो, 105 के तहत संसद के और 194 के तहत क्या राज्य के विधायकों की जो विशेषाधिकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि जो इनको विशेषाधिकार है, यदि वह, इसका मतलब ये भी कह दिया उन्हें क्या है, यदि वो एंटी डिफेक्शन करते हैं, मतलब यदि कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी से चुनाव जीत के किसी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल होता है तो यहाँ पे ये मामला नहीं है कि वह लोकतंत्र को बचाने के लिए गया है, वो लोगों के हितों की बात करने के लिए गया है, बल्कि यहाँ पे जब वो एंटी डिफेक्शन हुए करता है, दल बदल हुए करता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसकी जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं है, उसकी अपनी पद की इच्छा हो सकती है, उसको किसी परिस्थिति की इच्छा हो सकती है या उसकी अपनी पर्सनल कोई इच्छा है, यहाँ पे इसका महत्व ज़्यादा है ना कि लोकतंत्र के मसले का। इसलिए जो दल बदल है ये नैतिकता के भी खिलाफ है, इथिक्स के भी खिलाफ है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर क्या है, इथिक्स का भी बड़ा महत्व है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कह दिया कि जो दल बदल का कानून है अपने आप में सही है। अब क्या है, 2020 के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में एक निर्णय दिया गया है, ये जो घटना थी ये मणिपुर से संबंधित थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें ये कहा गया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है, अभी तक स्पीकर के पास है, परंतु ऐसा होना चाहिए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में जो वर्डिक्ट देने का जो काम है, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, इसके लिए एक न्यायाधिकरण बनाया जाए और इस ट्रिब्यूनल के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के क्या है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो, जिनका अपना कोई राजनीतिक
पद रखने का उनका कोई लोभ नहीं हो, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था हो, ऐसे ट्रिब्यूनल के द्वारा ही एंटी डिफेक्शन के संबंध में अपने निर्णय दिए जाएंगे। तो आज के इस चर्चा के अंदर हमने एंटी डिफेक्शन लॉ, कियोतो होलोन केस और 2020 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है मणिपुर के संबंध में, आज की इस चर्चा के अंदर हमने इसको समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।